हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। मींस आज हमें फूड को ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट्स के अंदर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, इसको हम बोलेंगे। एंड जनरली इसको हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी बोल देते हैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के थ्रू होता है, और इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम फ्लोएम बोलते हैं। क्लियर? कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स, दैट इज द sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. But out of 4 cell, 2 are main cells of the phloem that help in the translocation of the food material from leaves to the all parts of the plant. Clear? तो ये यहाँ पे आप जनरली आप जब फ्लोएम को देखते हैं तो इसमें जो मेन एक्टिव सेल हैं, मेन जो फ्लोरी एलिमेंट्स हैं, फ्लोएम एलिमेंट्स हैं, वो केवल सीव ट्यूब्स या फिर सीव सेल्स। जनरली क्या है कि एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और सीव ट्यूब सेल की जगह जिम्नोस्पर्म में और टेडोफाइट्स में सीव सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? लेकिन हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, मोस्ट एडवांस प्लांट है, तो यहाँ सीव ट्यूब सेल प्रेजेंट होती है। क्लियर? ये स्लाइटली इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और इनमें एंड पर यहाँ पर सीप प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सीप प्लेट्स परफोरेटेड होती हैं for the exchange of the various type of the solute, and they also separate adjacent phloem cells, means adjacent sieve tube cells को ये separate करती है, that is sieve plates. अब इन sieve tube cell के along ही एक very important cell exist करती है, and that very important cells is known as companion cells. So this one is the companion cells, and this one is the sieve tube cells. क्लियर? और दोनों ही ये डॉटर सेल्स इनको बोलते हैं, सिस्टर सेल्स इनको बोलते हैं। क्लियर? अब ये आपको पता है कि अर्ली स्टेज में मींस ये सेल्स न्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन मैच्योरिटी पर जो सिव ट्यूब सेल्स हैं ये इन्यूक्लिएटेड हो जाती है, मींस अपना न्यूक्लियस लूज कर देती हैं, लाइक दैट ऑफ आरबीसी। क्लियर? ये बात आपकी हो रही है। अब कंपेनियन सेल्स ये मेन सेल्स हैं, ठीक है, और यही सेल इसके फंक्शन को भी क्या है, रेगुलेट करती हैं, बिकॉज सिव ट्यूब सेल्स आर इन्यूक्लिएटेड, मींस विदाउट न्यूक्लियस एट द मैच्योरिटी। क्लियर? इसके बाद में दिस हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज मास फ्लो हाइपोथेसिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज मास फ्लो हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं। मास फ्लो हाइपोथेसिस इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस हाइपोथेसिस में एक बंच में काफी अमाउंट में सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, सो इट इज ऑल्सो नोन एज बल्क, इट इज ऑल्सो नोन एज बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, बल्क फ्लो हाइपोथेसिस। तो बल्क फ्लो हाइपोथेसिस भी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी अमाउंट में सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एंड दिस हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज सोर्स टू सिंक हाइपोथेसिस, सोर्स टू सिंक हाइपोथेसिस को बोलते हैं, सोर्स टू सिंक हाइपोथेसिस। वो हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सोर्स का सीधा मीनिंग है कि प्लेस वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड, एंड सिंक का मीनिंग होता है प्लेस वेयर फूड इज यूटिलाइज्ड एंड वेयर फूड इज स्टोर्ड, दैट इज द सिंक।
क्लियर। लेकिन लेकिन प्लांट्स में सोर्स एंड सिंक वेरिएबल हो सकते हैं। क्लियर। यहां पर मेनली ये हम बिलीव करते हैं कि जो सोर्स है वो क्या है, लीफ है, क्योंकि लीफ इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फूड जो सिंथेसाइज हो रहा है वो लीफ में हो रहा है। और सिंक ये स्टोरिंग ऑर्गन आ जाएंगे आपके, स्टोरिंग ऑर्गन। तो कॉमनली हम यही बिलीव करते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि सोर्स और सिंक वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में कंडीशंस चेंज होने के साथ साथ सोर्स और सिंक भी क्या है, चेंज हो सकते हैं। क्लियर। तो सोर्स और सिंक वेरिएबल हो सकते हैं। इज इट क्लियर। इसके बाद में दिस हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी इसको बोल देंगे हम, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लोएम के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एंड दिस हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज मंच फ्लो हाइपोथेसिस। मंच फ्लो हाइपोथेसिस भी इसको बोल देंगे, मंच फ्लो हाइपोथेसिस। मंच फ्लो हाइपोथेसिस इसको क्यों बोलेंगे, वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि मंच ने इसको डिस्कवर किया था, इस हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया था मंच ने, तो मंच फ्लो हाइपोथेसिस भी इसको बोल देंगे। और इसके बाद में इस हाइपोथेसिस को हम फ्लोएम लोडिंग एंड फ्लोएम अनलोडिंग हाइपोथेसिस भी बोल देंगे। सो और ऑल्सो नोन एज फ्लोएम लोडिंग एंड फ्लोएम अनलोडिंग हाइपोथेसिस। अनलोडिंग हाइपोथेसिस ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर फ्लोएम को पहले क्या है, फ्लोएम लोड होता है। ठीक है, लोड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सॉल्यूट्स है, मींस जो हमारा फूड है, ठीक है, वो फर्स्टली कंपेनियन सेल्स के थ्रू सीव ट्यूब के में हम लोड करते हैं, ठीक है ना, तो इसको लोडिंग बोलेंगे। और उसके बाद में ये जो फूड है सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो वहां पर फिर ये फ्लोएम में अनलोड हो जाएगा, मींस उस पर्टिकुलर शुगर को ये स्टोरिंग ऑर्गन में क्या है, ट्रांसफर कर देगा। तो ये फ्लोएम यहाँ पे क्या है, अनलोडिंग हो जाएगा। ठीक है, अनलोड हो जाएगा और इसको अनलोडिंग, फ्लोएम अनलोडिंग बोलेंगे। हालांकि इस हाइपोथेसिस में हमें ये प्रूव करना है कि फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग ये दोनों एक्टिव प्रोसेस हैं। क्लियर। जब फ्लोएम लोडिंग होगा तो क्या है, एक्टिवली जो फूड है वो पंप्ड होता है फ्लोएम एलिमेंट्स में। ठीक है, और जब फ्लोएम एलिमेंट से फूड, ठीक है, सिंक को जाएगा या स्टोरिंग ऑर्गन के पास जाएगा, तब भी वहां पे एटीपी का ही यूटिलाइजेशन होगा, मींस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लोएम लोडिंग एंड फ्लोएम अनलोडिंग दोनों ही क्या है, ये एक्टिव प्रोसेस है। इज इट क्लियर। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस का सीधा मतलब है कि इस हाइपोथेसिस में क्या है कि टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है। ठीक है, टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। और आपको पता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी पैसिव मूवमेंट्स हैं वो ऑलवेज ग्रेडियंट्स पर बेस्ड होती है, डिफरेंस पर बेस्ड होती है। क्लियर। इज इट क्लियर। तो टर्गर प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से यहां पर जो फूड मटेरियल है वो फ्लोएम के थ्रू फ्रॉम वन सोर्स टू अदर सोर्स, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड इजिली, ठीक है, अलोंग द ग्रेडियंट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस हम इसको बोलते हैं। क्लियर। तो वेरियस नेम से इस थ्योरी के बारे में आप दे सकते हैं। और इवन मैं यहाँ पे आपकी बात करूं कि भाई प्लांट्स के अंदर जो फूड सिंथेसाइज होता है वो ऑलवेज ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। और कहाँ होता है, लीफ के अंदर। क्लियर। लीफ के अंदर क्या है कि फूड
सिंथेसाइज होता है, इसके बाद में सिंथेसाइज होने के बाद में फिर फूड क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? तो ट्रांसपोर्ट जो फूड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। और सुक्रोज के बारे में आप जानते हैं कि ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर? सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहां पे आप ये समझ सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर फूड, जिसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेट्स, फोटोसिंथेट्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या है, डेवलप हुआ है। और फूड ऑलवेज सिंथेसाइज्ड होता है लीफ की मेसोफिल सेल्स में, वो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, एंड फूड स्टोर्ड होता है प्लांट्स में, स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच इज ए पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में भी बात करें तो होमोपॉलीसैकेराइड है स्टार्च, क्योंकि इसको बनाने वाले यूनिट्स हैं वो क्या है, ग्लूकोज के मोनोमर्स। क्लियर? स्टार्च को सिंथेसाइज करते हैं। अब सुक्रोज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये, और ये इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाती है क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग है, और इसको हम इनर्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है? क्या? इनर्ट शुगर इसको बोला जाता है। क्लियर? अब मेन पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है? मेन पॉइंट की मैं यहां पे बात करूं तो मेन पॉइंट के बारे में आप इस हाइपोथेसिस को थोड़ा समझें आप, कि भाई ये सीव ट्यूब सेल्स हैं, ये सी प्लेट्स जो कि पूरी तरीके से परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं जो एडजेसेंट सीव ट्यूब को क्या है, सेपरेट करती है। क्लियर? इसके साइड में ये कंपेनियन सेल है। क्लियर? तो फर्स्टली क्या होगा, फर्स्टली यहाँ पे आपको समझना है, एक ऐसा सेटअप आप तैयार कर सकते हैं कि भाई फ्लोएम है, ठीक है, फ्लोएम एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद में फर्स्टली जो फूड है वो मीजोफिल सेल से आएगा। फर्स्टली जो फूड है वो मीजोफिल सेल से आएगा, कहाँ, कॉम्पेनियन सेल्स में, और कॉम्पेनियन सेल्स के थ्रू वो सीधा कहाँ आ जाएगा फूड, सीव ट्यूब सेल्स के अंदर। ठीक है? ये फूड आ गया सुक्रोज की फॉर्म में। ठीक है? इसके बाद में इसके साइड में और हम एडजेसेंट सीव ट्यूब सेल्स और यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है? इधर भी सीव ट्यूब सेल्स बन सकती हैं, इधर भी, ऊपर भी हम सीव ट्यूब सेल्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए। क्लियर? तो अब क्या होगा यहाँ पे वो आप समझिए। ठीक है? अब ये जो फूड है, ठीक है, सुक्रोज की फॉर्म में मीजोफिल सेल से आ रहा है, और कॉम्पेनियन सेल्स से होते हुए ये सीव ट्यूब सेल में आ गया। अब सीव ट्यूब सेल में आते ही यहाँ पे आप देखेंगे अब यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है? हाइपरटोनिक कंडीशन यहाँ पे आ गई। ठीक है? हाइपरटोनिक कंडीशन आ गई। इधर इस फ्लोएम एलिमेंट्स के साइड बाय साइड जाइलरी एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है? मतलब आप साइड बाय साइड यहाँ पे क्या है, आप जाइलम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया जाइलम एलिमेंट्स। ठीक है? क्लियर? एक्स फॉर जाइलम। अब क्या होगा, हाइपरटोनिक कंडीशन आ गई और ये जाइलम इसके क्या है, एडजेसेंट है। तो क्या होगा, यहाँ से जो वाटर है, ठीक है, वाटर चैनल है, यहाँ से वाटर मूव करेगा फिर। ठीक है? किस में, सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। अब वाटर मूव करेगा क्योंकि आपको पता है कि वाटर ऑलवेज हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक कंडीशन, ठीक है, मूव करता है। क्लियर? और यही ऑस्मोसिस है। इज इट क्लियर? अब यहां क्या है कि एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए प्रेशर इज जनरेटेड इनसाइड द ट्यूब सेल। ए प्रेशर इज जनरेटेड,
भाई फिलअप हो जाएगा, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर बोल देंगे, टर्गर प्रेशर। इज इट क्लियर? तो अब एडजेसेंट जो फ्लोएम सेल्स हैं, एडजेसेंट सी ट्यूब सेल्स हैं, अब इनके इनमें जो प्रेशर क्या है, कम होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ जो सॉल्यूट है वो आया नहीं है। मींस ये जो एडजेसेंट सेल है, ये एडजेसेंट सेल है, या फिर इधर भी आप एक और सीव ट्यूब सेल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो प्रेशर डिफरेंस हो गया, अब इसमें जो फूड ट्रांसपोर्ट होगा वो फ्रॉम हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर, ठीक है। और किसी भी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इज इट क्लियर? अब इधर यदि सीव ट्यूब है तो इधर भी, क्योंकि जो एडजेसेंट सेल्स रहेंगी उन सब में प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। और पैसिव मूवमेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस होना जरूरी है पैसिव मूवमेंट के लिए, तो इसलिए जो फूड है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर होगा। इज इट क्लियर? मेरी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो प्रोसेस है, मीजोफिल सेल से यहाँ से जो फूड आया है, मीजोफिल सेल से जो फूड आया है, ठीक है, वो एक्टिवली आया है, माने यहाँ पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ है, मींस एटीपी यहाँ क्या है, यूज हुआ है, ठीक है। अब मीजोफिल सेल से फ्लोएम एलिमेंट्स में फूड का आना, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये तब इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम लोडिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, मटेरियल्स को लेकर के फ्लोएम लोड हो गया है, क्लियर। और ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। इज इट क्लियर? इसके बाद में ये सी प्लेट्स हैं, क्लियर। अब यहाँ से मैं आपको, जैसे कि ये मैं सिंक साइट एक बना देता हूं, ठीक है, ये सिंक साइट है। अब फिर नेक्स्ट सेल्स में भी ऐसा ही होगा भाई, यहाँ अब क्या है, ग्रेडियंट है इस एडजेसेंट सेल्स में, भाई इसमें प्रेशर ज्यादा है, इसमें कम है, ठीक है। और वाटर की जो मूवमेंट है वो ऑलवेज हाई टर्गर प्रेशर टू लो टर्गर प्रेशर होती है, डेफिनेटली ये आपके माइंड में है, क्लियर। अब नेक्स्ट सेल में जाएगा तो फिर वही सिचुएशन कि यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ क्या है, फिर यहाँ ग्रेडियंट फिर आ जाएगा रेस्पेक्टिव सेल्स के साथ में, फिर डिफरेंस को मिनिमाइज करेगा मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो करके, क्लियर। और इस तरीके से आप ये समझिए कि यहाँ पर जब सिंक में पर्टिकुलर फूड जाएगा तो ये भी क्या है, यहाँ पर भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, यहाँ पर भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोएम अनलोडिंग। मीन्स जो मटेरियल है, जो फूड है, वो सिंक में जाकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो फूड स्टोर्ड होगा, ये जनरली कुछ इसमें यूटिलाइज हो जाएगा, कुछ दूसरे सुगर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्लियर। और यहाँ पर जो स्टार्च है ये ऑस्मोटिकली इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है, मींस इसके ग्रेन्स यहाँ पर हो जाते हैं, तो इनका क्या है कि कंसंट्रेशन को ये फिर स्टार्च क्या अफेक्ट नहीं करती है, क्लियर। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये पूरी हाइपोथेसिस है, और इस हाइपोथेसिस में केवल आपको अब यहाँ पे जैसे कि फिलहाल में अब ये फ्लोएम अनलोड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल से वो ट्रांसफर हो गए, उसके बाद में फिर इस रेस्पेक्टिव सेल की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, कम हो गया, क्योंकि सॉल्यूट ट्रांसफर हो गए, क्लियर। सॉल्यूट ट्रांसफर हो गए मीन्स अब वाटर पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। फिर अगेन ये जो वाटर है फिर देन गोज इनटू द रेस्पेक्टिव जाइलम एलिमेंट्स, ठीक है। तो वाटर जाइलम एलिमेंट से आया और फिर फ्लोएम से फिर जाइलम एलिमेंट्स में चला गया, तो इस तरीके से वाटर का भी क्या है, एक तरीके से मूवमेंट है। इसमें प्रेशर जनरेट करने के लिए वाटर की बड़ी जबरदस्त रोल होती है। इवन आप ये समझिए कि यहाँ पर जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं वो क्या है,
ऑल डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी साइड में भी आप दिखाना चाहें तो यहाँ पे भी एक सीव ट्यूब बना करके, सीव ट्यूब सेल्स बना करके आप इधर भी फिर क्या है फूड की मूवमेंट होगी। क्लियर। तो फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट है वो मल्टी डायरेक्शनल है। कैसा ट्रांसपोर्ट है? मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है फ्लोएम का। ठीक है, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या है? मल्टी डायरेक्शनल है। और फ्लोएम फूड के अलावा, फ्लोएम फूड के अलावा और क्या क्या ट्रांसफर करता है? ये हार्मोन्स भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्लियर। हार्मोन्स भी ट्रांसफर करता है और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड अमीनो एसिड्स भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो मल्टी डायरेक्शनल है। और फ्लोएम फ्लोएम फूड के अलावा ये हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद में हार्मोन्स के साथ साथ ये अमीनो एसिड्स को भी क्या है? अमीनो एसिड्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इज इट क्लियर? इसके बाद में इसके रेस्पेक्ट में हमने जाइलम में देखा था, जाइलम में, तो जाइलम जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, मींस फ्रॉम रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, वहां मैंने बताया था आपको कि वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल टू रूट जाइलम एंड देन एसेंट ऑफ सेप टेक्स प्लेस। क्लियर। तो एसेंट ऑफ सेप का मीनिंग ही यही है। एसेंट का मतलब एसेंडिंग और सेप का मतलब है कि सेप फ्लूइड हैविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो अलोंग विद वाटर। क्लियर। तो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और जाइलम भी आप ये माने कि ये जाइलम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर। ठीक है। और फ्यू अमाउंट में जाइलम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन मींस नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स जो आयंस हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, वो जाइलम के थ्रू होते हैं। इसके बाद में जाइलम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को भी क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है। और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो क्या है इसमें आ जाएंगे? अमीनो एसिड्स। भाई ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, यूरिया क्या है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है। इज इट क्लियर? तो जाइलम वाटर मिनरल के अलावा फ्यू अमाउंट में इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करता है और मेजर अमाउंट में ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को भी क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हमारे मन में ट्रेडिशनली एक बिलीफ है कि भाई मेनली जो जाइलम है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और फ्लोएम है ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है, ये दोनों टाइप के कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जाइलम केवल वाटर मिनरल ही ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अपने सामने देख रहे हैं कि फ्यू अमाउंट में इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मीनिंग बोले तो अमीनो एसिड एंड यूरिया। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल जो बिलीव है इसको आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें। क्लियर? इज इट क्लियर? तो इस तरीके से अब यहां पे आप ये देख सकते हैं कि जो कंपेनियन सेल है वो हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। ठीक है, सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को मैनेज कौन कर रही है? कंपेनियन सेल्स मैनेज कर रही है। तो ये पॉइंट आपको बड़ा ध्यान में रखना है। और यहां पर फ्लोएम लोडिंग हो रहा है तो ये क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और फ्लोएम अनलोडिंग हो रहा है तो ये भी क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्ट है वो एक पैसिव प्रोसेस है। इज इट क्लियर? ठीक है, पैसिव प्रोसेस है क्योंकि ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, डिफरेंस डेवलप हो रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर? तो ये आपकी मास फ्लो हाइपोथेसिस हो जाती है। और इसके साथ साथ मुझे अब ट्रांसपिरेशन के बारे में भी आपको डिस्कस करना है। अब आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में समझना है।
ट्रांसपिरेशन एक्चुअली ये जो प्रोसेस है, द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. क्लियर? क्योंकि आपके माइंड के अंदर एक बात होनी चाहिए कि आपको पता है कि वाटर मैक्सिमम प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इंटायर वाटर का 1% ही यूज होता है मेटाबॉलिज्म में या फोटोसिंथेसिस आप मान लीजिए, ठीक है। बाकी जो वाटर है वो ट्रांसपायरेशन के फॉर्म में क्या है, लॉस होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में। क्लियर? और नाइट में या अर्ली मॉर्निंग जो एक्सेसिव वाटर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज होता है लीफ मार्जिन से थ्रू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द पोर दैट इज हाइडाथॉट्स। क्लियर? और हाइडाथॉट्स जो पोर हैं दे आर मेड अप ऑफ लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स एंड सच सेल्स आर नोन एज एपिथेम। उन सेल्स को एपिथेम बोलते हैं। तो वाटर तो रिलीज होता ही होता है, लेकिन गटेशन के थ्रू जो वाटर रिलीज होता है वो इम्प्योर वाटर होता है, क्योंकि उस वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, डिजॉल्व रहते हैं। क्लियर? और ये ज़रूरी भी है प्लांट्स की बॉडी के लिए। वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं प्लांट मेनली गटेशन के थ्रू, और गटेशन आपको पता है रूट प्रेशर के थ्रू ही होता है ये, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन आप समझ गए कि द फिनोमेना ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्पेशली द लीफ पार्ट। क्लियर? अब इस ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी एविल बोला गया था, नेसेसरी इविल बोला गया था कर्टिस ने। क्लियर? और स्टीवार्ड ने इसको बताया था कि ट्रांसपिरेशन इज एन अनएवॉइडेबल फिनोमेना, ठीक है। ये स्टीवार्ड ने इसके लिए बोला था। और एक्चुअली में क्या है कि जो ट्रांसपिरेशन है इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फॉर वाटर साइकिल। क्लियर? अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन है वो मीजोफाइट्स करते हैं। मीजोफाइट्स का मीनिंग होता है कि ऐसे प्लांट जो मॉडरेट अमाउंट में वाटर को क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं। और मिनिमम जो ट्रांसपिरेशन है वो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में, उसमें सबमर्ज्ड या सकुलेंट्स जीरोफाइट्स में देखने को मिलता है। और इसके बाद जो ट्रांसपिरेशन एब्सेंट होता है वो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में होता है। क्लियर? क्योंकि ये हाइड्रोफाइट्स डूबे हुए रहते हैं। क्लियर? अब इंस्ट्रूमेंट that is used to measuring the rate of transpiration that is called as पोटोमीटर। क्लियर? तो पोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम ट्रांसपिरेशन को मेजर करते हैं। क्लियर? पोटोमीटर के थ्रू। इसके बाद में यदि हम बात करें कि एक कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट होता है, ठीक है। तो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लांट ने वाटर को रिलीज़ किया है या नहीं। जनरली मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो ट्रांसपिरेशन का टाइप है वो 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन एग्जिस्ट करता है। तो टाइप्स की मैं बात करूँ, 3 टाइप्स का ट्रांसपिरेशन होता है। फर्स्ट क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, सेकंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर, एंड थर्ड दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन।
Cuticular transpiration is a type of transpiration that takes place with the help of cuticle. Or cuticle, you know, it is a waxy material that covers the epidermis of the leaf especially, और इस क्यूटिकल के थ्रू ओवरऑल 5 to 10% ट्रांसपीरेशन होता है. लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ लेंटिसेल्स. और लेंटिसेल्स ये कहाँ बार्क में प्रेजेंट होती हैं स्पेशली, और इस लेंटिसेल्स के थ्रू अप्रॉक्सीमेट 1% वाटर ट्रांसपायर्ड होता है. क्लियर. और मेन जो ट्रांसपीरेशन है दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है. मेन टाइप का ट्रांसपीरेशन है और इसके थ्रू 90 to 95% वाटर का लॉस होता है. ठीक है. तो मेजर जो ट्रांसपीरेशन का टाइप है वो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन है. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है. अब मैं यहाँ पे स्टोमेटा की बात करता हूँ. तो स्टोमेटा एक्चुअली में क्या है? ये टाइनी पोर्स से दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. क्लियर. लीफ के सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि स्टोमेटा ये टाइनी पोर्स हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. क्लियर. अब यहाँ पे मैं लीफ की बात करूं, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ. यदि डाइकॉट लीफ की मैं बात करूं तो डाइकॉट लीफ पर जो स्टोमेटा हैं वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द बोथ सरफेसेस मीन्स डाइकॉट लीफ के अंदर, डॉर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर जो स्टोमेटा हैं वो लोअर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं. ठीक है. और अपर सरफेस पर बहुत कम स्टोमेटा पाए जाते हैं डाइकॉट लीफ में. और मोनोकॉट लीफ में जो स्टोमेटा हैं वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका. माने यहाँ पर जो स्टोमेटा हैं दोनों सरफेसों पर प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पर भी और लोअर सरफेस पर भी. तो इक्वल नंबर में स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मोनोकॉट लीफ में. इज इट क्लियर? क्लियर. तो स्टोमेटा का आप डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए. तो डाइकॉट में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टोमेटा का और मेनली लोअर सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं देन अपर सरफेस. इसके बाद में मोनोकॉट में आप देखते हैं कि जो स्टोमेटा है इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब दोनों सरफेस पर इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं. इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हमें यदि लीफ की दोनों सरफेस का, ठीक है, दोनों सरफेस के ट्रांसपीरेशन में यदि कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो उस कंपैरिजन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सरफेस से कितना ट्रांसपीरेशन हुआ है, कितना वाटर लॉस हुआ है और वो वाटर कितनी जल्दी वहाँ से लूज हुआ है. तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट करते हैं. और इस टेस्ट में होता क्या है एक्चुअली में, जो लीफ है, लीफ को हम रैप बाय कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ठीक है, पर्टिकुलर लीफ को हम उसके सरफेसेस को, ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से क्या है कवर कर लेते हैं. और कवर करने के बाद में कुछ टाइम बाद हमें रिजल्ट मिल जाता है. मतलब क्या है कि इसमें जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता है वो जनरली ब्लू कलर का पेपर होता है. ठीक है. लेकिन जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, मीन्स यदि उसको वाटर अवेलेबल हो जाता है तो इट बिकम पिंक कलर. ठीक है, पिंक कलर का हो जाता है. ठीक है. तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ ट्रांसपीरेशन बिटवीन द
टू सरफेसेस ऑफ द लीफ। इज इट क्लियर? तो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट ट्रांसपीरेशन के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए किया जाता है, स्पेशली लीफ की दोनों सरफेस के ट्रांसपीरेशन को मेज़र करने के लिए इस टाइप का टेस्ट किया जाता है, और इसको स्टॉल ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, स्टॉल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट दिया था। क्लियर? इसके बाद में मैं यहाँ पे बात करूं कि जो ट्रांसपीरेशन है वो एक फोर्स है, लेकिन पुलिंग फोर्स है ये। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ सेप, ट्रांसपीरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ सेप, ठीक है, एसेंट ऑफ सेप डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर। तो ट्रांसपीरेशन पुल एसेंट ऑफ सेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और एसेंट ऑफ सेप का सीधा मीनिंग है, एसेंट बोले तो एसेंडिंग और सेप बोले तो फ्लूइड, जिसके अंदर वाटर भी है, वाटर के साथ साथ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उसको हम सेप बोलते हैं। क्लियर? तो एसेंडिंग ऑफ सेप, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। क्लियर? अब यहाँ पर एसेंट ऑफ सेप के लिए ट्रांसपैरेशन पुल रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसको भी मैनेज करते हैं हम, कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक दैट कोहेशन, लाइक दैट एडेशन, लाइक दैट सरफेस टेंशन। ठीक है, इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी आती है। क्लियर? कोहेशन में हम देखें, एक्चुअली में इसमें होता क्या है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। एडेशन में, एडेशन क्या है कि अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू ट्रैकियरी एलिमेंट्स। ठीक है, दैट इज ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल्स। और वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो इंट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है, वो क्या है? एडेशन है। और सरफेस टेंशन आप जानते ही हैं स्टूडेंट कि वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन वाटर attracted, water molecule attracted in the gaseous phase. Clear? These property give water to high tensile strength. ठीक है, ये सारी जो प्रॉपर्टी हैं ये वाटर को क्या है? टू गिव, ठीक है, these properties give water high tensile strength. ठीक है, high टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिससे कि जो वाटर कॉलम्स हैं वो ब्रेकअप नहीं होते हैं। इवन कई बार क्या है कि वाटर कॉलम्स ब्रेकअप हो जाते हैं बीच में। ठीक है, तो उसको इवन रूट प्रेशर भी कुछ हद तक उनको ब्रेकअप करता है। ठीक है, और जो गैप है उसको फिनिश करता है रूट प्रेशर, लेकिन यह हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि दैट इज एन एबिलिटी टू रेजिस्ट ए पुलिंग फोर्स। क्लियर? और इसके साथ साथ ये प्रॉपर्टी वाटर को हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रही है और हाई कैपिलरिटी भी ये दे रही है। ठीक है, हाई कैपिलरिटी का मतलब है दैट इज द एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब। ठीक है, तो जो वाटर है वो थिन ट्यूब में उसकी राइजिंग जो एबिलिटी है वो ग्रेटर होती है एज द थिक ट्यूब। ठीक है, इज इट क्लियर? अब ट्रांसपीरेशन में जो फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो इतना सफिशिएंट है कि जो वाटर को लिफ्ट कर देता है, ठीक है, ओवर 130 मीटर हाइट प्लांट्स में। क्लियर? तो फोर्स generating by transpiration is so sufficient that lift water column over 130 meter height. Is it clear? तो ये सब कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, है ना, क्योंकि जो ट्रांसपीरेशन पुल है वो एक क्या है? पुलिंग फोर्स है जो वाटर कॉलम्स को
खींचता है ना, क्योंकि आपको पता है कि लीफ में स्टोमेटा के एवव स्टोमेटल कैविटी होती है और उस स्टोमेटल कैविटी में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाहर जैसे यदि ड्राई एयर है तो जो वाटर वेपर्स हैं वो फास्टली डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब फास्टली डिफ्यूज होने से वहाँ सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है एंड दैट सक्शन प्रेशर इज सो सफिशिएंट दैट हेल्प्स इन द पुलिंग ऑफ वाटर कॉलम्स। क्लियर? इवन इसमें सारे फोर्सेस वर्क करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की वर्क करती हैं, चाहे वो आपकी कोहेसिव है या एडेसिव है या फिर सरफेस टेंशन है। ठीक है, सभी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इज इट क्लियर? इवन रूट प्रेशर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, कि हर्बेसियस प्लांट में कुछ डिस्टेंस तक वाटर को राइज अप ये करा सकता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस तक ये वाटर को राइज अप नहीं करा पाता। इज इट क्लियर? अब मुझे नेक्स्ट टाइम आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जनरल आइडिया देना है। इवन आप बात करें डाइकॉट के केस में जो स्टोमेटा है, डाइकॉट लीफ के केस में स्टोमेटा ये किडनी शेप के स्टोमेटा होते हैं। कैसे होते हैं? किडनी शेप या बीन शेप के स्टोमेटा होते हैं, किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप स्टोमेटा। और मोनोकॉट के केस में जो स्टोमेटा है वो डम्बेल शेप के होते हैं, डम्बेल शेप के स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, और स्टोमेटा जनरली आप जानते हैं माइन्यूट पोर्स हैं ये, और दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स सराउंडेड बाय द सब्सिडरी सेल्स। क्लियर? और गार्ड सेल्स के बीच ही स्टोमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टोमा, एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर कलेक्टिवली नोन एज स्टोमेटल apparatus। क्लियर? गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स एंड स्टोमा का कोलैबोरेशन क्या कहलाता है? स्टोमेटल apparatus को बोलते हैं। और डाइकॉट लीफ में जो स्टोमेटा है वो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स से मिलकर के बनते हैं, इनके अराउंड सब्सिडरी सेल्स होती हैं, और मोनोकॉट में डम्बल शेप्ड के स्टोमेटा होते हैं। क्लियर? और अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट टाइम मुझे आपको कराना है कि ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा किस टाइप से होती है। इसमें इवन वेरियस थ्योरीज हैं, लेकिन जो बेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो पोटेशियम हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी है। ठीक है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है दैट एक्सप्लेन हाउ स्टोमेटा ओपन्स और क्लोज्ड। तो ये मैं आपको उसमें डिस्कस कराऊंगा। आप अच्छे से अपना काम करते रहें। मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से इधर उधर चला गया था, तो मैं वीडियो आपको टाइम से नहीं दे पाया स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी मैं आपसे बोलता हूँ। और नेक्स्ट टाइम वीडियो आपका टाइम से आएगा। आप बस कोशिश करते रहें, आपके पास मटेरियल बहुत है, टाइम कम है, आप लगे रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।